नमस्कार साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर साथियों। साथियों आज से डेली 100 प्रश्नों का क्विज आया करेगा, जो कि आज सेट नंबर 1 है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। जोरदार तरीके से दोस्तों लग जाइए और अपना यह जो मुकाम है कम से कम यह हासिल करना है हमें। ठीक है? डेली ये टेस्ट आया करेगा, आप लोग सॉल्व करेंगे, इम्तिनान से उसे शेयर करेंगे। जो भी आपके भाई-बहन हैं, छोटे भाई-बहन हों या फिर आप ही लोग हों, अगर इस पे फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आप एग्ज़ाम तो देंगे ही। तो बस टेस्ट लगाइए डेली। ये सारी चीज़ें आपके लिए हम फ्री बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर मतलब कि वहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हैं आकर। चलिए, हम स्टार्ट कर लेते हैं देर ना करते हुए। 100 प्रश्न की श्रृंखला है यह और देखना है कि आप कितना स्कोर करते हैं। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। साथियों सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई है। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या होती है? तो आपको पता है साथियों न्यूटन होता है। न्यूटन होता है ना? नहीं, न्यूटन होता है एमकेएस पद्धति में साथियों याद रखना और डाइन होता है सीजीएस पद्धति में। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। एमकेएस का मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड होता है। साथियों इस चीज़ को याद रख लेना, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और हमेशा बनेंगे साथियों, याद रख लेना यहाँ से। अगर बोले साथियों कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक एक और होता है अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होते हैं। सेम उसी प्रकार से 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है साथियों, याद रख लेना। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा निम्नांकित 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है, मतलब बताना है आपको कौन सी देशों के बीच मैकमोहन रेखा खींची गई है। साथियों साफ-साफ बताएँगे आप ए, यानी कि राइट आंसर भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा खींची गई है। इसका राइट आंसर क्या होगा? यह होगा। अगर डुरंड रेखा की बात करता है तो साथियों डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है, याद रखना। साथियों अगर पूछा जाता है रेड क्लिफ लाइन किसके बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है साथियों, इस बात को भी आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पवन की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। दोस्तों पवन की दिशा का मतलब होता है पवन मतलब कि वायु की दिशा। वायु किस दिशा में चल रहा है साथियों, इसको ज्ञात करने के लिए कौन से आप कौन से आप इक्विपमेंट का प्रयोग करेंगे साथियों, तो याद रखना इसका राइट आंसर साथियों होगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर याद रखना साथियों, कितनों ने बैरोमीटर लगाया? नहीं, बैरोमीटर से वायु का दबाव मापते हैं और एनीमोमीटर से वायु की दिशा मापते हैं। इस बात को याद रखना। नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है साथियों, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। सिस्मोमीटर, सिस्मोमीटर मतलब दोस्तों अर्थक्वेक मापा जाता है। चलते हैं अगला। किसने 1873 में ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी? यह बताना है आपको। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा साथियों? ज्योतिबा फूले हो गए साथियों। यह महाराष्ट्र के थे साथियों, याद रखना। एक तरह से इनके पिताजी फुलवारे हैं, मतलब कि महाराष्ट्र में बगीचे में फूल वगैरह लगाने का काम करते थे एक तरह से। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था साथियों। यह दोस्तों मैन है, ओमेन नहीं। याद रखेंगे इसको। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है साथियों, तो बता देंगे मेथेन पाया जाता है। साथियों यहाँ पे याद रखेंगे एलपीजी एक होता है, एलपीजी होता है और एक होता है साथियों सीएनजी। एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है लिक्विड पाइड पेट्रोलियम गैस होता है ना? एलपीजी और सीएनजी का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है साथियों। जो एलपीजी होता है इसमें ब्यूटेन की मात्रा ज़्यादा होती है और सीएनजी में दोस्तों मेथेन की मात्रा ज़्यादा होती है, इस बात को याद रख लेना। ब्यूटेन मेथेन का मतलब हो गया साथियों एन इन आइन, आपने पढ़ा होगा। एन इन आइन, एन यानी कि सी एन एच टू एन एच टू एन प्लस टू होता है। एन इन इन का मतलब हो गया सी एन एच टू एन होता है और इन आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एस सी एन एच टू एन माइनस टू होता है साथियों, इस बात को याद रखेंगे। अगला चलिए, कृष्णदेव राय निम्नांकित का समकालीन था, मतलब कृष्णदेव राय दोस्तों किसके समकालीन थे, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो राइट आंसर दोस्तों बाबर हो जाएगा। यानी कि बाबर का समय काल आप बता सकते हैं भारत में कब तक था साथियों, तो 1526 से 1530 तक था साथियों। 1530 तक बाबर था और इसके बाद 1530 से हुमायूं आ गया 1556 तक। 1556 तक क्योंकि वो बीच में भी गायब होता है शेरशाह सूरी के चलते, तो 1556 तक ये तो रहता है हमारा हुमायूं। हुमायूं के बाद दोस्तों ये सीढ़ी से गिर के जब मर जाता है तो आ जाते हैं कौन, आपके अकबर आते हैं। अकबर 1606 तक रहते हैं साथियों, याद रखना 1606 के बाद आ जाता है आपका जहांगीर। जहांगीर 1627 के आसपास तक रहते हैं साथियों। इसके बाद 1627 से 56-58 के आसपास में आपका शाहजहां रहते हैं। स्थापत्य कला का काल जिसे कहा जाता है दोस्तों, उनके पूरे पूर्ण जीवन काल को, मतलब पूरा अपने पूर्ण जीवन काल में इतने ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स उन्होंने बनवा दिया, इस वजह से उनके पूरे जीवन काल को साथियों हम स्थापत्य कला का काल कहते हैं, शाहजहां के कार्यकाल को। इसके बाद औरंगजेब, आपको पता है, फिर से उत्तर मुगल काल स्टार्ट हो जाता है उसके बाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों यहाँ से, कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ हुआ? कुचिपुड़ी का नृत्य जो है साथियों, इसका प्रारंभ कहाँ, कुचिपुड़ी मतलब कि अंधेरे में कुचिपुड़ी, इस तरह से हमने कुछ टिक बनाया था। केरल का कथकली होता है साथियों, इस बात को भी याद रखेंगे। और तमिलनाडु में तो बहुत सारी चीज़ें, मोहिनीअट्टम या सब सारी चीज़ें तमिलनाडु में भी होती हैं साथियों, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए अगला चलते हैं।
थॉमस कप, थॉमस कप जितने भी कप हैं साथियों, आप अगर लूसेंट यूज़ नहीं करते हैं तो लूसेंट ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि लूसेंट से आपके मिनिमम नहीं तो कम से कम साथियों अगर जीके का प्रश्न की बात करें किसी भी एग्जाम में, आपका 50 प्लस परसेंट की बात करें साथियों वहीं से आते हैं। इस चीज़ को याद रखना, जो स्टैटिक जीके होते हैं सब के सब वहीं से भरे जाते हैं। थॉमस कप किस खेल से संबंधित हैं? तो 8वें का जो राइट आंसर है साथियों हो जाएगा बैडमिंटन से। थॉमस कप, चड्ढा कप, ये सब के सब बैडमिंटन कप से संबंधित हैं, इस बात को याद रखेंगे साथियों। चलिए अगला चलते हैं। बैडमिंटन, अच्छा एक चीज़ और बताना, बैडमिंटन जो है किस देश का खेल है साथियों, बता देंगे। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब का यह दोस्तों खेल है, गेम, राष्ट्रीय खेल है उसका, याद रखेंगे। राइटर्स बिल्डिंग निम्नांकित में निम्नांकित का मुख्यालय कहाँ है? राइटर्स बिल्डिंग का मुख्यालय कहाँ पर है साथियों, बता देना है हमको। इसका राइट है पश्चिम बंगाल सरकार, मतलब पश्चिम बंगाल में है, बस याद रखना ये, है ना। चलिए अगला चलते हैं। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को निम्नलिखित दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को आपको पता है साथियों एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। इस बात को याद, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है आपको पता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला 8 मई या 5 जून, और इस तरह से आपको पता होना चाहिए। अगला चलिए, 1973 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी, है ना। इसमें पूछा जा रहा है जो राष्ट्रीय कांग्रेस सभा का मांग का हुआ अधिवेशन था वो कहाँ पे रखा गया था 1937 में, 73 नहीं 1937 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 11th का जो राइट आंसर है क्या हो जाने वाला है, आप खुद देखिएगा और बताइएगा। पढ़ लिए अच्छे से प्रश्न को, आगे चलते हैं। 11 नंबर का देख लीजिए, कानपुर है, मुंबई है, फैजपुर है, लाहौर है। तो यहाँ पर 1973 सही, 1937 हाँ सही है। 1937 में आपको पता होना चाहिए साथियों, 1937 में देखिए 5-6 जी, अगर आपको देखने हैं सारे के सारे इनके कांग्रेस के अधिवेशन, तो आप प्लेलिस्ट में आएंगे। प्लेलिस्ट में एक इन्वायरमेंट का सेक्शन बना होगा, उस इन्वायरमेंट के सेक्शन में पूरे के पूरे अधिवेशन आपको मिल जाएंगे, अन्यथा हम टेलीग्राम पर उसे शेयर भी कर देंगे। जो 11वें का राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? सी, फैजपुर में, याद रखना फैजपुर अधिवेशन इसको कहा जाता है। 1937 में कौन किया था आपको पता होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष बाबू ने किया था 1937 का भी और 1938 का भी। 1938 का भी बाद में गांधी जी से मनमुटाव हो जाता है, 1938 में यह छोड़ देते हैं। और 1938 वाला जो अधिवेशन होता है साथियों, उसमें गांधी जी के जो गांधी जी जिसको उठाए रहते हैं वह तो नहीं करते हैं, उनका नाम सीतारमैया करके होता है कुछ, तो उसके उनके जगह जवाहरलाल नेहरू जी आ जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी, याद रखना साथियों, इस बात को भी पूछा जाता है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, एक तत्व के परमाणु दूसरे सभी तत्वों के परमाणुओं में से निम्नलिखित में भिन्न होते हैं। किस प्रकार से भिन्न होते हैं ये आपको बताने हैं। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, पूरा प्रश्न पढ़ लेना है साथियों। परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भिन्न होते हैं। परमाणु की जो संख्या होती है, जाहिर सी बात है परमाणु संख्या के आधार पे ही तो तत्वों को बांटा गया है। पीरियोडिक टेबल किस आधार पे बनाया गया है? जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मोजले द्वारा बनाया गया था। तो याद रखना साथियों, मोजले द्वारा बनाया गया था। ये परमाणु संख्या के आधार पे, यही हमारा सत्य था। इसके बाद तो उसके पहले बहुत लोग आए, त्रिक नियम आया, है ना, और आपका अष्टक नियम आया, ये सब, है ना, ये सब मतलब कि खत्म हो गए साथियों। इसके बाद आपका जो पिता बोला जाता है पीरियोडिक टेबल का, है ना, मेंडलीव को बोला जाता है। ये सारी चीज़ें, मेंडलीव की आवर्त सारणी ये बोला जाता है ना, तो वह सब के सब रद्द हो गए, क्योंकि वह सब परमाणु द्रव्यमान के आधार पे थे। और बाद में मोजले आते हैं जो कि आपके मेंडलीव के शिष्य होते हैं। इन्होंने बताया कि सारी चीज़ें परमाणु क्रमांक के आधार पे होनी चाहिए, तब जाके पीरियोडिक टेबल बेटर बनेगा। तो बाद में यह परमाणु संख्या के आधार पे सेट किया गया, और हर तत्व का अलग अलग परमाणु संख्या है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सबका अलग अलग होता है। आपको याद कर लेना है कम से कम 50 लगातार। इसके बाद एक्टिनाइड, लेंथेनाइड, सिरेडी कितने होते हैं, पी ब्लॉक में कितने होते हैं? पी ब्लॉक में 37 होते हैं। डी ब्लॉक में अगर बात करें तो डी ब्लॉक में 40 होते हैं एलिमेंट, और एस ब्लॉक में बात करें तो 13 एलिमेंट होते हैं। अगर एफ ब्लॉक में बात करें तो 28 एलिमेंट होते हैं। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? ये सब सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। जैसे गोल्ड का परमाणु क्रमांक कोई पूछ ले तो 79 बता देना है, आयोडीन का पूछ ले तो 53 बता देना है, सिल्वर का पूछ ले तो 47 बता देना है। अगर आपको इसी तरह सारी चीज़ें पूछा जाए, सबसे हल्की गैस कौन सी है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे हल्का गैस कौन सा है पीरियोडिक टेबल में, तो हाइड्रोजन बता देंगे। सबसे भारी कौन सा है, धातु कौन सा है, तो बता देंगे आप कौन सा हो जाएगा, ऑस्मियम हो जाएगा साथियों। इस तरह से सब कुछ आपको रटा होना चाहिए। अगर आप लोग का डिमांड होगा तो एक दिन हम पीरियोडिक टेबल के बारे में सब कुछ बता देंगे, लेकिन पहले डिमांड इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर है, देख लीजिए, हाइग्रोमीटर हाइड्रो नहीं, हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए होता है साथियों, आर्द्रता। और हाइड्रोमीटर पानी का घनत्व बताने के लिए होता है। तो वायुमंडल की व्यक्त आर्द्रता जो होता है उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज होता है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट है साथियों, उसका हमने एक साइंस का प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। 26 मैक्सिमम टेस्ट मिलेंगे, ये तो फुल लेंथ का टेस्ट है, ये तब तक चलेगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाता है ना। चलिए, यहाँ बताइए बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हम आपको एक ट्रिक बताते हैं दोस्तों। P4 याद रखना, P4 बास्केट वाली ने जिम खोली,
बास्केट वाली ने जिम खोली। P4 मतलब पोलो, पोलो में कितने हो गए? 4 हो गए, बास्केट में कितने हो गए? 5 हो गए, तो राइट आंसर डी होगा साथियों। इसके बाद आप याद कर सकते हैं इस तरह से क्रम से। आगे देखना, यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं भाई? यूएन सुरक्षा परिषद में अगर बात करें साथियों, अस्थायी सदस्य की बात किया जा रहा है तो 5 होते हैं, और 10 जो होते हैं अस्थायी होते हैं, जो हर 2 साल पे चुने जाते हैं, साथियों याद रख लेना। अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी उसके खेल से सही मिलान नहीं करता है? तो बताइएगा कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो सही मेल से बिलोंग नहीं करते हैं साथियों? देखिए, पीवी सिंधु बैडमिंटन से भैया, इस बार भी ओलंपिक में अपना कांस्य पदक जीता है इन्होंने, आपको पता होना चाहिए। लिएंडर पेस, बताना जरा। उन्मुक्त चंद, सरदार सिंह हॉकी से। अब नाम से नहीं पहचानना है हमें कौन सा सही, इसमें बोला गया कौन सा सही नहीं है साथियों, ध्यान से सोचना है। एक तो आप लोग पहचान लेंगे क्योंकि इजी है, और जो थोड़ा सा देखिएगा डिफिकल्ट, अगर इसमें बात करें साथियों, लिएंडर पेस, ये फुटबॉल से नहीं है साथियों, ये शायद क्रिकेट से है। लिएंडर पेस करके बोला जाता है इनको, याद रख लेना, यही गलत है इसमें। इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा पर निम्न में कितने हस्ताक्षर किए, मतलब किसने हस्ताक्षर किया? तो बताएं, जो मैग्ना कार्टा है साथियों एक प्रकार का हमारा कह लीजिए कि संविधान था, है ना, पहले के जमाने में संविधान कहा जाता था, संविधान का एक लिखित रूप। तो इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर किया था? किसने हस्ताक्षर किया, बताना है। फटाफट बताइए साथियों, किंग जॉन 1 या फिर 2 या फिर किंग जॉर्ज 5, बताइए किसने किया था? ये विक्टोरिया 1 ने किया था साथियों। इसका राइट आंसर ए होगा, इसका राइट आंसर ए होगा। अगला चलते हैं। यदि विजय कहता है कि, देखिए यह हमारा रीजनिंग का है भाई, रीजनिंग आप देख लीजिए किस प्रकार से आते हैं, सिर्फ इसका हम राइट आंसर बता देते हैं सिर्फ। यदि विजय कहता है कि विजू की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, तो किस प्रकार विजय बीजू से संबंधित है? किस प्रकार से विजय बीजू से संबंधित होगा साथियों? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं इनमें से कोई नहीं, तो मतलब क्या आएगा, हम बता देते हैं साथियों, इसका राइट आंसर क्या आने वाला है। जो 18 होगा, 18 का आप कैसे करेंगे साथियों? साथियों यहाँ देखिए, बिरजू की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, यानी कि पुत्री है, यानी बिरजू की माँ, इसमें आप निकालेंगे साथियों तो ये मामा से संबंध आएगा, मामा। मामा इसमें है ही नहीं, तो इसमें डी राइट आंसर होगा। अगला देखना, 73 की कक्षा, मतलब 73 की कक्षा में अनुज का स्थान ऊपर से 23वां है, इसको भी आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। ऊपर से 23वां है, ऊपर से 23वां है, उसकी नीचे से स्थान क्या होगा भैया? 73 है। 73 अगर ऊपर से 23वां है, और यहाँ पर ऊपर से देखेंगे, पूरे के पूरे 73 माइनस करो पहले, 73 में से 23 माइनस कर लीजिए। 23 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? तो 3 में से 3 जीरो, 7 में से 2 गए 5, एक जोड़ दीजिए, 51 राइट आंसर होगा। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का डी होगा। अगला चलते हैं, बताइएगा, यदि एक संख्या के 1/3 का 1/7 भाग 5 है, तो संख्या के 400 का 25% क्या होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है साथियों, इसको आप लगा सकते हैं, मैथ का है, आराम से लगाइएगा इसे। 20वें का जो राइट आंसर हम बता देते हैं, डी होगा, 105 इसका राइट आंसर आएगा। ऊपर से विजय 7वें स्थान पर है और नीचे से 28वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? बस सिंपल सा है, इसमें देखिए कैसे करते हैं इसको हम। अगर बात करें, ऊपर से 7वें स्थान पर है, ऊपर से 7वें स्थान पर है विजय भाई, और नीचे से 28वें स्थान पर, नीचे से 28वें स्थान पर। 28 और 7 जोड़िए, 28 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 28 2 20 5 35, 35 में से एक माइनस कर दीजिए 34 का, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो जा रहा है ना, ऊपर नीचे दोनों, तो बी एक माइनस करेंगे, बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 21 का राइट आंसर क्या हो गया साथियों? बी। चलिए अगला चलते हैं, यदि वर्षा को जल कहा जाता है, जल को सड़क तथा सड़क को बादल कहा जाता है, बादल को आकाश और आकाश को समुद्र तथा समुद्र को रास्ता, तो एक हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? पहली बात है आकाश में उड़ता है। अब देखिए, आकाश को क्या कहा जाता है? आकाश को समुद्र कहा जाता है, इसका मतलब हवाई जहाज समुद्र में उड़ेगा। राइट आंसर इसका बी होगा। क्या होगा भाई? बी होगा। 22वें का जो राइट आंसर है बी हो जाएगा बच्चों। अगला देखना, रमन पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, फिर ये तो आपके आईक्यू पे डिपेंड करता है कि आपका दिशा का ज्ञान है कि नहीं, क्योंकि रेलवे के प्लेटफॉर्म पे, रेलवे में आपको सारी चीज़ें दिशा का ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा आप अनसेलेक्टेड हो जाएंगे उसी जगह से। 23 का जो राइट आंसर होगा साथियों, 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सी लगा देंगे, सॉल्व करेंगे, इसका राइट आंसर 20 मीटर उत्तर की तरफ आएगा। यहाँ देखिएगा, एक समतल शीशे के सामने 1 मीटर की दूरी पर एक बालक खड़ा है ना? बालक तथा उसकी छाया की दूरी होगी, देखिए बालक और उसकी छाया की दूरी अगर 1 मीटर इधर है, बालक 1 मीटर, तो उसकी छाया भी 1 मीटर अंदर बनेगी, यानी कि उसकी छाया और बालक की दूरी 2 मीटर के बराबर होगी। ये इसका राइट आंसर होगा बच्चों, 24 का ए हो जाएगा। अगला चलते हैं, एक संख्या 3 से अधिक है लेकिन 8 से कम है, एक संख्या जो है 3 से अधिक है, मतलब 3 से अधिक एक संख्या है लेकिन 8 से कम है, 8 से 3 से अधिक है, 1 मिनट, 3 से मान लेते हैं, एक संख्या है जो 3 से अधिक है और 8 से कम है, 8 से कम है। यह 6 से अधिक है, अब 6 से भी अधिक है, 3 से तो अधिक है ही, और 6 से भी अधिक है, इसका मतलब 6 से अधिक है, 8 से कम है, मतलब 7 वो संख्या होगी भाई। चलिए, लेकिन 10 से कम है तो 7 इसका राइट आंसर होगा। यह देखिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न होते हैं ऐसे। आपको क्या करना है, इसमें निम्नलिखित संख्याएं की सूची 1 के बाद 2 है, मतलब 1 के बाद 2 है लेकिन 4 से पहले नहीं है। सूची में बोला 1 के बाद 2 है लेकिन 4 से पहले नहीं है। ऐसे 2 कितने हैं कि जो कि 1 के बाद हो और 4 के पहले हो? 2 के 1 के बाद हो, 4 के पहले हो। 1 के बाद
1 के बाद 2 हो और 4 के पहले नहीं है 2, 4 के पहले ना हो 2। इस तरह से संख्याएँ ढूँढने हैं हमको कि 2 की जो संख्या है वह 1 के बाद तो होना चाहिए, लेकिन 4 के पहले नहीं होना चाहिए। देखिए 2 1 के बाद तो है भाई, 1 के बाद यहाँ पर देखो 1 दिखा, 1 के बाद लेकिन 4 के पहले भी है तो कैंसल हो गया। 2 1 के बाद 2 1 के बाद 2 1 के बाद देखिए 1 के बाद है 2, है ना? लेकिन 4 के पहले नहीं है मतलब 1 यहाँ पे मिला हमें। 2 1 के बाद 2 1 के बाद देखिए 2 1 के बाद यहाँ पे भी है लेकिन 4 के पहले नहीं है मतलब ये भी सही होगा, 2 हो गया, 2 हो गया। 2 1 के बाद है लेकिन 4 के पहले यहाँ पे नहीं होगा। 2 1 के बाद है लेकिन 2 यहाँ पे 3 हो गया। 2 1 के बाद देखना 2 1 के बाद यहाँ पे भी हो गया। यानी कि इस तरह से 4 बार हमको मिला, 4 राइट आंसर होगा सी। 26 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सी हो जाएगा। अगला देखना। राज्यसभा की बैठक को निम्नांकित में कौन संचालित करता है? राज्यसभा का बैठक उपराष्ट्रपति संचालित करते हैं, जो कि पदेन सभा राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना? यह चीज़ राइट आंसर है, राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है बताना ज़रा? 3.5 लाख होता है क्या? है ना? 3.5 लाख होता है कि 4 लाख होता है? बच्चों 4 लाख होता है, 5 लाख राष्ट्रपति का होता है, उपराष्ट्रपति का कितना होता है? 4 लाख होता है। दोनों का कार्यकाल जो मतलब दोनों का जो कार्यकाल होता है अनलिमिटेड होता है, मतलब कि 5 साल के लिए होता है, लेकिन किसी कितना भी एज तक वो रह सकते हैं, है ना? हो सकता है दोबारा चुन के आ जाएँ, इस तरह से डिसाइड नहीं होता उनका मैक्सिमम कार्यकाल कितना होगा। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या हैं भाई? गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत भागीरथी और अलकनंदा हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 28 का जो राइट आंसर साथियों बी होगा। अगला देखना। किसी कंपनी के ऋण पत्र धारक उसके क्या होते हैं? किसी कंपनी है कोई, अगर ऋण पत्र धारक है, ऋणी है उसका, तो लेनदार होगा कि देनदार होगा? 29 का राइट आंसर हम आपको बता दिए। दोनों में से कोई आंसर बताना, देनदार कि लेनदार भैया? लेनदार ही तो होगा। ऋण पत्र धारक है मतलब उसमें लेनदार, उसमें लिया है ना, उसमें से राइट आंसर सी होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से कौन तैयार किया था, कब तैयार किया था, ये भी बताना है आपको। किसने तैयार किया था ये बताना है, और कब तैयार किया था ये भी बता दीजिए, और कब यह हमारे संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। इसको एक तरह से मान्यता मिला था कि यह भारत का राष्ट्रीय ध्वज होगा। तो बता देते हैं 1947 में पिंगले वेंकैया ने दोस्तों इसका डिजाइन किया था। इसमें क्या पूछा है? डिजाइन निम्नांकित में से किसने तैयार किया था, है ना? तो बताना जरा, इसमें तो आंसर ही नहीं दिख रहा है हमको। 30वें का राइट आंसर बताना। 30वें का राइट आंसर दोस्तों इसमें मैडम भिकाजी कामा, यह जर्मनी की आसमा जर्मनी में शायद इन्होंने सबसे पहले विदेश में झंडा लहराने वाली भारत की भारतीय झंडा कोई, यह सबसे पहली पर्सन है। तो मैडम भिकाजी कामा साथियों इसका राइट आंसर होगा, है ना? अगला चलते हैं। हंसा मेहता आपको पता है साथियों, ये भी हमारे संविधान सभा में मौजूद थी। सरोजिनी नायडू भी थी। सरोजिनी नायडू दोस्तों भारत की सबसे पहली भारतीय महिला है जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। इस बात को याद रखना, है ना? कब करी थी? 1925 में। 1925 में करी थी, ये बात याद रखना। एनी बेसेंट ऐसी पहली महिला हैं पूरे, अगर देखा जाए कांग्रेस अधिवेशन करने वाली सबसे पहली महिला एनी बेसेंट, सबसे पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, जो कि भारत के कह लीजिए कि यूपी की राज्यपाल भी रह चुकी हैं सबसे पहली। नहीं, सब सारी चीज़ें फैक्ट हैं, ऐसे ही फैक्ट आते हैं डायरेक्ट एग्जाम में। कोई सा भी एग्जाम दीजिए। निम्नांकित में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? साथियों हमको पता होगा, जब आप पानी पीते हैं तो उसमें देखते होंगे जो कि अगर आप लोग शहर से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा कह लीजिए कि जो जहाँ से पानी आता है, यह वाला टंकी वाला जो कि सरकार सप्लाई करती है पानी, उसमें क्लोरीन मिला होता है। क्यों? जर्म्स को मारने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लोरीन होगा साथियों। चलिए अगला। हड्डियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या है? देखिए हमने बताया था अभी कल ही एक हड्डी पर और दांत पर 2 दिन के अंदर हमने वीडियो बनाया, अगर आपने देखा है तो बता देंगे घटक क्या है। मुख्य घटक की बात कर रहा है साथियों, तो 32 का जो राइट आंसर होगा इसमें ए हो जाएगा, कैल्शियम। फास्फोरस नहीं लगाएंगे भाई, मुख्य घटक की बात कर रहा है तो कैल्शियम लगाएंगे। भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना भैया वही है कौन से? बरौनी तो हमारा कहाँ पे है? बरौनी बिहार में है साथियों। हल्दिया उड़ीसा में है, और बड़ौदा आपका महाराष्ट्र में, डिगबोई होगा असम में। यही राइट आंसर है दोस्तों, याद रखना सी। 33 का साथियों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब बड़ी बात यह है कि आप बता दें किसमें या किस सन में बनाया गया था साथियों, बड़ी बात यह है, बताइए। निम्नांकित में कौन सा जोड़ा गलत है? गिरिवन भरतपुर अभयारण्य, भरतपुर अभयारण्य यही तो गलत है भाई। ये हमारा भरतपुर अभयारण्य साथियों, यह हमारा पाया जाता है राजस्थान में। गिरिवन आपको पता है एशियाटिक शेर के लिए जाना जाता है, ये गुजरात में है, तो सही है। राइट आंसर हमारा यह होगा, मतलब यह गलत है और यही पूछा है हमसे कौन सा गलत है, तो भरतपुर अभयारण्य मध्य प्रदेश में नहीं होकर पन्ना मध्य प्रदेश में, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन यह भरतपुर है राजस्थान में, ये गलत है बच्चों। अगला देखना, ये रेलवे है, उड़ा देना है सारे क्वेश्चन, उड़ा देना है बच्चों, बहुत दिन बाद हो रहा है सारा पेपर, तो आप उड़ा देना। 1 लाख वैकेंसी यार, एक सीट ले लोगे तो क्या ही रह जाएगा, एक सीट तो लेना है हमें, ले लीजिए भैया। 2014 इसमें भैया 30 से 35 हज़ार रुपये पाओगे मंथली, जब जेब में आएगा ना, जब जेब खनकेगा हर महीने 35 हज़ार रुपये। इसके बाद ऐसा नहीं 35 हज़ार रुपये, आप प्रमोशन के थ्रू बहुत ऊपर जा सकते हैं इसमें। एक बार सिलेक्शन ले लीजिए बस किसी तरह।
2014 ईस्वी में ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किया गया था? देखिए, इस बार भी ओलंपिक खेल हुआ है। अगर आपको अगर पूरा का पूरा देखना है कि ओलंपिक में पैरा ओलंपिक, ओलंपिक की पूरी वीडियो देखनी है, तो आप आ जाएँगे प्लेलिस्ट में और उसमें दिया है टॉपिक वाइज़ करंट अफेयर। आप उसमें आके देख सकते हैं, टॉपिक वाइज़ करंट अफेयर आता रहता है। 2014 ईस्वी में ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएँगे? है ना? किए जाएँगे। देखना ये पुराना है सीरीज़ थोड़ा-सा बच्चों, तो इसमें ये कहाँ किए जाएँगे ये पूछा गया है, तो कहाँ 2014 की बात किया जा रहा है। इस बार कहाँ पे हुआ है? इस बार का कहाँ पे हुआ आपको पता होना चाहिए साथियों, कहाँ पे हुआ है? जापान में हुआ है, जापान के टोक्यो शहर में हुआ है ना? जापान में हुआ था इस बार का ना? ये चीज़ याद रखना। पैरालंपिक, ओलंपिक दोनों जापान में हुआ 2021 वाला, यानी 2020 में नहीं हुआ था और 2021 में हुआ। इसके पहले जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, यानी कि 2016 वाला रियो डी जेनेरियो में हुआ था, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। तो कहाँ पे हुआ था भाई? अगर इसके आगे आने वाला पूछेगा, मतलब कि 2014, 2021 हो गया, 2020, 2024 वाला पूछेगा तो पेरिस में होगा। तो इसका राइट आंसर ये भी नहीं हो सकता। यानी कि 35 का जो राइट आंसर है साथियों क्या होगा? रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था ना? 2014 का है ना बच्चों? इसमें ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएँगे? है ना? ये देखिए प्रस्तावित था, इसको आप मानिएगा गलत है क्वेश्चन ये। चलिए आगे चलिए तो। भारतवर्ष में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या, अगर यहाँ पे यह होता, हम यहाँ पर 2014 की जगह बना लेते हैं 2024, शायद यही होना चाहिए था 2024 बच्चों यहाँ पर, तब जाके पेरिस राइट आंसर होता हमारा, है ना? 2024 को मिस प्रिंट कर दिया है। भारतवर्ष में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या कुल श्रमिकों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ये बताना है, जो कि संगठित क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो श्रमिक हैं, वहाँ पर श्रमिकों की संख्या की बात किया जा रहा है, कुल श्रमिकों की संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि 36 का जो राइट आंसर होगा साथियों आप लगा देंगे बी, 7% है। निम्नलिखित में से किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको पता है दोस्तों। इनको 31 दिसंबर, 31 अगस्त के 31 दिसंबर, एक बार बताना जरा, तो 31 अक्टूबर, क्या इनका जन्मदिन कब हुआ था भाई? 31 दिसंबर को हुआ था ना शायद, देख लेना एक बार, 31 दिसंबर ही शायद सही है। और इस समय बच्चों इनको इस वजह से कहा जाता है, इनको मेनन जी को, है ना? दोनों लोग देश को संकलित करने में, जब अंग्रेज छोड़ के चले गए थे उस समय जो अमेरिका है, सॉरी पाकिस्तान है, और प्लस पाकिस्तान के साथ-साथ, पाकिस्तान तो अलग देश बन ही गया था उस समय, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे थे, राजा रजवाड़े ऐसे थे कि जो अलग देश बनवाना चाहते थे, डोमिनियन स्टेट बनना चाहते थे, कि हम अलग एक देश बन जाएँगे। बहुत खुशी मना रहे थे, लेकिन वल्लभ भाई पटेल थे, इनके कहने से, इनके शक्ति से, इनके साहस से सारा देश एकजुट हो सका है साथियों, इस चीज़ को याद रखेंगे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सबसे बड़ी मूर्ति है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति साथियों कितनी, 182 मीटर है, राम सुतार जी द्वारा बनाया गया है साथियों, केवड़िया में है, याद रखेंगे केवड़िया में है साथियों, कहाँ पर? गुजरात के केवड़िया में है, नर्मदा नदी किनारे है। इस चीज़ को याद रखना साथियों, पूरे वहाँ के जितने भी लोग रहते हैं, वहाँ से लोहे माँग कर इनकी मूर्ति बनाई गई है, यानी कि सबसे बड़ा स्टेट क्या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है साथियों, याद रखना। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी भाग 4 याद रखना बच्चों, भाग 4 भाग 4 में कितने हैं अनुच्छेद, याद रखना साथियों, कितने से? 12 से लेकर 35 अनुच्छेद है ना? 12 से लेकर 35, ये तो हमारे उसमें आ जाते हैं, 35 से 36 से 51 है, 36 से 51 है साथियों ना, 51 का में मौलिक कर्तव्य आ जाता है। याद रखना 36 से 51 तक है ना, ये हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो 36 से 51 तक है, तो इसमें जो क्या बोला गया, मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य बताना क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या होगा इसका बच्चों? कल्याण राज्य की स्थापना। हाँ, ये राज्य पे डिपेंड करता है कि राज्य कैसा होना चाहिए, है ना? ये राज्य, यही हमारे गांधी जी में कि कल ही गांधीवादी जो विचार हैं इसी में है। अगला देखना, निम्नांकित में से किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है एवं पूरब में डूबता है? किस ग्रह पे बात कर रहा है भैया? किस ग्रह पे आपको पता होना चाहिए, दो ऐसे ग्रह हैं, वैसे तो 8 ग्रह हैं, प्लेनेट हैं। अगर देखना है सौर मंडल तो आ जाना, पर्यावरण का एक लिस्ट बनाया गया है, प्लेलिस्ट बनाया गया, उसमें आकर आप देख सकते हैं, सारा का सारा यह सोलर सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। साथियों अगर बात करें, 8 ग्रह हैं, सबसे पहला ग्रह हमारा बुध है, बुध के बाद शुक्र और, है ना, वीन, अब यूवी याद कर लेना, यूवी किरण होता है ना, यूरेनस और वीनस, यूरेनस और वीनस, यूरेनस और वीनस, ये दोनों ऐसे ग्रह हैं साथियों, लास्ट से दूसरा और फर्स्ट से दूसरा, ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं सन का, इस चीज को याद रखना। और सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाते हैं। तो क्या पूछा है, कौन से ऐसे ग्रह है जिस पर सूर्य पश्चिम में उगता है एवं पूरब में डूबता है? पश्चिम में उगता है, तो यानी कि इसमें से देखना कौन है, शनि है, नहीं शुक्र, शुक्र इसका राइट आंसर होगा ना, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, पहला क्या होना, बुध है, बुध के बाद क्या है, शुक्र है, तो शुक्र इसका राइट आंसर यानी कि वीनस होगा भैया। इस चीज को याद रखना। यूरेनस का मतलब होता है अरुण, अरुण होता है, अरुण और शुक्र, ये दोनों पश्चिम से, मतलब इस पर सन जो है पश्चिम से उगता है और पूरब में डूबता है। इस बात को याद रख लेना। 39 का राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा बच्चों, सी। याद रखना बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होगा, आराम से सॉल्व करेंगे, एक
सीट हमारा फिक्स है। नृत्य के रूप में रामायण किस एशियाई देश में प्रचलित है? भाई रामायण किस एशियाई देश में प्रचलित है आपको पता है? श्रीलंका भी एशियाई है, थाईलैंड भी एशियाई है, म्यांमार भी एशियाई है। थाईलैंड का बैंकॉक, श्रीलंका का श्रीरंगपट्टनम कोट्टू, इस तरह है ना भैया, देख लेना। और इंडोनेशिया का आपको पता है जकार्ता, लेकिन अभी हाल में जकार्ता डूबने की वजह से इसका जो कैपिटल है कहीं शिफ्ट किया जा रहा है। कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? बोर्नियो द्वीप पर शिफ्ट किया जा रहा है। उसका नाम क्या है? कलीमंतर। याद रखना, इसका राइट आंसर भी हमारा क्या होगा भैया? डी होगा। यह बच्चों, ये पूरा इंडोनेशिया जो है पूरा मुस्लिम कंट्री है, लेकिन याद रखना पूरी बड़ी सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया है, लेकिन यहाँ पर ऐसी मतलब कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हिंदू मूर्ति है ना, हिंदू भगवान की मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। यहाँ पर भी रामायण होता है ना? तो बहुत ज़्यादा फेमस है बच्चों यहाँ पर। देखें नेक्स्ट देखना, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सड़क मार्ग सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? भाई आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे हमेशा क्या होते हैं? बमबारी, गोलाबारी, पत्थरबाजी, ये सब सारी चीज़ें होती रहती हैं, देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? खारदुंगला ले, मनाली दर्रा। मनाली दर्रा में है, साथ में याद रखना मनाली, खारदुंगला ले, लेह लद्दाख में पड़ जाता है। आगे देखना, कावेरी नदी बहती है, कावेरी नदी किधर से किधर बहती है आपको यह पता होना चाहिए। किस में बहती है? अच्छा, किस राज्य में पूछा है ना? उत्तर भारत में कि दक्षिण भारत में? भाई ये तो सबको पता होना चाहिए। कावेरी और गोदावरी, है ना बच्चों? ये सब सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी नदी जो कि पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा ताप्ती, नर्मदा हो जाएगा। और ऐसी सबसे बड़ी नदी जो कि डेल्टा बनाती है, आपको यह भी पता होना चाहिए बच्चों। कौन सा सबसे बड़ी नदी हो जाएगी भारत की? तो गंगा हो जाएगी, है ना? ब्रह्मपुत्र नहीं लगाना है, डेल्टा सबसे बड़ी बनाने वाली नदी का नाम गंगा हो जाएगा, है ना? इस गंगा के कितने नाम होते हैं? जगह जगह गंगा की लंबाई कितनी है ना? तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई भारत में कितना है? 900 के आसपास में है, 900 प्लस है। और पूरा उसकी लंबाई 2800 समथिंग है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है साथियों। 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों, 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा। दक्षिण भारत की है कावेरी नदी, आपको पता होना चाहिए। दक्षिण भारत की कावेरी नदी, गोदावरी नदी, ये सब, गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है ना? अगर बोला जाए दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा कौन सी है, दक्षिण भारत की अगर लगा दिया तब तो गोदावरी लगाएंगे, लेकिन अगर बोलेगा केवल बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं, तो कावेरी लगाएंगे बच्चों। इस तरह याद कर लेना, क्योंकि यह प्रश्न ऐसे पता नहीं क्यों डिफरेंस है थोड़ा सा, लेकिन है तो याद करना है। यह आयोग पे डिपेंड करता है किस प्रकार के प्रश्न पूछता है। अगला देखना, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? भाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था बच्चों, लगा देना है। जेम्स वाट ने, आपको पता है किसका खोज किया था? भाप भाप के इंजन बनाने का। लुई पास्टर किसका आपको पता है दोस्तों? जीवाणुओं का, है ना? इस तरह से सारी चीज याद होना चाहिए। 43 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। 43 का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, दुनिया में तिब्बती पुस्तकों का सबसे बड़ा संग्रह किस राज्य में है? तिब्बती पुस्तक का सबसे बड़ा संग्रह जो है साथियों, वो हमारा सिक्किम में है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिक्किम का जो कैपिटल है गंगटोक, याद रख लेना साथियों। यह किस सन में आज़ादी इसको मिली थी? 1975 में साथियों। यह भारत का एक स्टेट बना था, राज्य बना था साथियों, याद रख लेना। कौन सा संशोधन हुआ था? 36वें नंबर का संविधान संशोधन के थ्रू इसे भारत का एक राज्य बनाया गया था साथियों। 1975 में सिक्किम में किसका राज्य हुआ करता था? उससे पहले साथियों बता देना किसका राज्य हुआ करता था। साथियों यहाँ पर एक तरह से जनजातियाँ रहा करती थी, जो कि एक तरह से पूरी तरीके से नेपाल या फिर तिब्बती जनजाति थी, जो यहीं पे रहा करती थी। उसका नाम देखिए, उसका नाम याद करना। उसमें बाद में हम लोग को जीत मिलती है। यह अंग्रेजों के ज़माने से ही इसको इसमें एक तरह से कह लीजिए कि साथियों इसमें जनमत संग्रह कराया जाता है। जनमत संग्रह के बाद यह डिसाइड हो जाता है कि सिक्किम में जो लोग हैं, सिक्किम वो भारत में मिलना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग भारत में मिलना चाहते हैं, तो इस वजह से इसको भारत में मिलाया गया था जनमत संग्रह द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए साथियों, किस भारतीय नागरिकों मतलब किस संविधान संशोधन द्वारा, यह भी बताना है। और कब सन में, किस सन में यह हुआ था, यह भी बताना है। जो 45 का राइट आंसर होगा मेरे मित्रों, बताना। बहुत आसान प्रश्न है, और यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है प्रश्न में, पेपर में। तो आपको पता है 42वें समय का संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है साथियों, याद रख लेना। इसके थ्रू ही हमारे संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। याद रखना 3 शब्द कौन-कौन से हैं, फटाफट कमेंट कर देना बच्चों। और यह भी बताना 44वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से संशोधन हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा मान्य है साथियों। आपको पता होना चाहिए हमारे पास 6 मूल कर्तव्य हैं। मौलिक अधिकार भाई, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार 6 हैं। मौलिक कर्तव्य तो अभी 11 हो गए हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा भी एक जोड़ा गया है ना? जो कि बच्चों को एक तरह से जो 14 साल तक के बच्चे हैं, उनको एक तरह से 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा मिलेगी। यह 21 के ए अनुच्छेद में भी इसको जोड़ा गया है ना? लेकिन अगर 44वें समय के संविधान संशोधन की बात करें बच्चों, इसमें संपत्ति का जो अधिकार था, इसको निकाल कर एक तरह से कानूनी अधिकार 300 क में रख दिया गया है ना? इस चीज़ को याद रखना। 32वां नंबर का 31वें नंबर का आर्टिकल है कि 32वें नंबर का, बताना ज़रा। 31 नंबर का आर्टिकल था ना, उसको उसमें एक पार्ट हटा दिया गया है उसका।
चलिए, करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा, दोस्तों जितने कोट हैं, कोट जितने भी हैं, जितने भी कोट हैं, नारेबाजी हैं, ये सब याद कर लेना है आपको। यहाँ से प्रश्न 1 नंबर तय है, फिक्स है 100%। करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था भैया, बताना दोस्तों। 1942 याद करना वो समन, इस समय कौन था, लिन लिथगो, है ना, लिन लिथगो था साथियों, इसमें वायसराय था भारत का इस समय, बहुत ही ससुरापाजी था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था बताना, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था साथियों, याद रख लेना। और आपको पता 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको ये भी पता होना चाहिए। 1922 में असहयोग आंदोलन रद्द हो जाता है, चौरी चौरा कांड होता है, उसमें लगभग हमारे 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए साथियों। नमक सत्याग्रह दोस्तों 1930 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए, है ना। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। औद्योगिक सत्याग्रह, औद्योगिक सत्याग्रह किसे कहते हैं आप बता देना। मिल मजदूर आंदोलन आप तो जानते होंगे साथियों, ये सारी चीजें हैं, आप पढ़ लेना। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक निम्नांकित में कौन था। प्राचीन सिक्का जो बना था पहले आता था, अब तो गांधी जी की फोटो होती है, लेकिन पहले इनका हुआ करता था, यह समुद्रगुप्त थे साथियों। कौन थे, समुद्रगुप्त थे, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पुष्प निम्नांकित है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है साथियों, बता देना। क्या है, सूरजमुखी है, गेंदा है, कमल है साथियों, कमल है साथियों। अगर पूछा जाए यूपी का क्या है, तो पलास, पलास है, याद रखना पलास। नेक्स्ट, पानी की अस्थाई अस्थाई कठोरता निम्नांकित की उपस्थिति के कारण होती है। अस्थाई कठोरता की बात कर रहा है साथियों, तो इसमें बता देना कैल्शियम सल्फेट होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा, बताना। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला बता देना, तो क्या होता है, CaCaHCO3 होता है, CaHCO3 होता है। कैल्शियम सल्फेट का क्या होता है, CaSO4 होता है, CaSO4 होता है साथियों। मैग्नीशियम सल्फेट के क्या होता है, MgSO4 होता है, MgSO4 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्या होता है, CaOH का ट्वाइस होता है, CaOH का ट्वाइस होता है। इसी को क्या कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथियों क्या कहा जाता है, बुझा हुआ चूना कहा जाता है। और अनबुझा चूना है CaO होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताना जरा। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49 का राइट आंसर साथियों हो जाएगा डी भैया, कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों, बताना इसमें। निम्नांकित क्षेत्रों में, निम्नांकित क्षेत्र में प्रकाशीय तंतु का व्यापक उपयोग हो रहा है। किस क्षेत्र में प्रकाशिक तंतु का व्यापक उपयोग हो रहा है, चिकित्सा में, संचार में, वाद्य यंत्र में, आंतरिक साज और सज्जा में। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाशिक तंतु का जो प्रयोग हो रहा है इस समय ज़्यादातर हमारे जो साथियों संचार हैं उसमें हो रहा है, आप देख ही रहे हैं भाई। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बच्चों। विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान भैया, बहुत बार क्या बोले हम, जाओ ससुरा, यहाँ पे एक वो पाया जाता है ना, क्या बोलते हैं, हिरन पाया जाता है, जो कि फुमडी पे डांस करता है। फुमडी मतलब एक तरह से काई की नुमा आकृति होती है, जो कि एक तरह से पूरी क्या आकृति का, उस पर डुबकी लगाता है, जैसे अंदर डुबकी लगाता है बत्तख, उसी तरह से वो ऊपर डुबकी लगाता है, ससुरा छटकता है तो वह फुमडी हिलता रहता है, उसी को कैबुल लमजाओ कहते हैं साथियों। में मणिपुर में है साथियों, मणिपुर। मणिपुर का कैपिटल बताना, कोहिमा होता है क्या, कोहिमा होता है साथियों। मणिपुर के जितने राज्य हैं सबका नाम बता दो। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे आएंगे तो साथियों क्या मिलेगा हमें, नागालैंड, नागालैंड के जस्ट नीचे आएंगे साथियों मणिपुर, मणिपुर के जस्ट इधर चलेंगे तो दोस्तों मिजोरम, मिजोरम के इधर चलेंगे त्रिपुरा, त्रिपुरा के ऊपर चलेंगे मेघालय, मेघालय से पूरा जितना बीच में है वो असम है साथियों। इस चीज को याद कर लेना। किसी परमाणु का द्रव्यमान, किसी परमाणु का द्रव्यमान, देखिए एक चीज हम बताते हैं, किसी भी परमाणु का अगर द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक जो होता है उसे हम दिखाते हैं भैया जेड से। जेड बराबर होता है परमाणु का प्रोटॉन, इसके बराबर होता है परमाणु का इलेक्ट्रॉन। अब अगर हमको द्रव्यमान संख्या पता है तो हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, द्रव्यमान संख्या क्या है, ए माइनस जेड करिए, चाहे ए माइनस पी करिए, चाहे ए माइनस ई करिए, यह आता है द्रव्यमान संख्या बच्चों। तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 52 का जो राइट आंसर होगा साथियों बी हो जाएगा राइट आंसर। मुख्यतः नाभिक में केंद्रित होता है इसका परमाणु द्रव्यमान। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने पतंग के प्रयोग द्वारा, भैया ये अब पूछने वाला कोई है, बताना कौन किया था भाई पतंग के प्रयोग द्वारा बादलों में आवेश, बेंजामिन फ्रैंकलिन की फैराडे की मैक्सवेल की आर्स्टेड, बताना जा रहे हैं। 53 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाने वाला है, या ए हो जाने वाला है, माइकल फैराडे साथियों, जो कि बिजली का या फिर कह लीजिए जो साथियों यह चुंबक द्वारा बिजली उत्पन्न करने का सबसे पहले उपयोग किया गया था, ये मैक्सवेल द्वारा किया गया था। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इनके द्वारा बताया गया था, माइकल फैराडे द्वारा। और बेंजामिन फ्रैंकलिन आपको पता है क्या किए थे भैया, बता देना। ऑस्टेड ने क्या किया था ये बता देना। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक कौन भौतिक में नोबेल पुरस्कार विजेता है, भौतिक में नोबेल पुरस्कार विजेता बताना। सीवी रमन है साथियों, कब पाए थे ये बताना, 1930 में पाए थे। और बात करें सबसे पहले कौन पाए थे, आर एन रविन्द्रनाथ टैगोर ना, रविन्द्रनाथ टैगोर, आर एन टैगोर। और जे बी बोस, इनका पूरा नाम बताना तो। और आर एन टैगोर जो थे साथियों ये पाए थे 1913 में, गीतांजलि के लिए पाए थे, ये बात भी याद रख लेना। और सीवी रमन भौतिक के फील्ड में 1930 में पाने वाले थे साथियों, याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट 55, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी। दोस्तों स्थानीय स्वशासन, तो स्थानीय के लिए किसका नाम आता है, लॉर्ड रिपन का है,
ही तो आता है 55 को जो राइट आंसर है बताना। लॉर्ड रिपन ही तो आता है। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन स्वशासन के लिए जाना जाता है साथियों। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, रिपन को स्थानीय स्वशासन का अग्रदूत कहा जाता है साथियों, याद रख लेना। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदले? भाई देखिए, यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिसिटी में कब कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या ट्रांसफार्मर चलाकर? बताना। मैकेनिकल मतलब ट्रांसफार्मर चलाए आप, अब विद्युत मिल गया हमें तो जाहिर सी बात ट्रांसफार्मर ही होगा ना बच्चों, बताना। नहीं, ट्रांसफार्मर होगा, डायनेमो होगा, डायनेमो डायनेमो डायनेमो, क्योंकि यह हमारा जनरेटर में लगा होता है। जनरेटर जैसे चालू करते हैं, ट्रांसफार्मर सिर्फ उपचयी अपचयी करने के लिए होता है, हमारे करंट को बढ़ाने घटाने का, बच्चों याद रख लेना। इसका राइट आंसर क्या होगा? डायनेमो। और विद्युत मोटर का काम होता है, विद्युत मोटर जैसे आप चक्की आटा चक्की देखते हैं ना, विद्युत मोटर होता है उसमें लगा होता है। अब वो काम करता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है, हमारे पूरे के पूरे यंत्र को चला देता है, वो विद्युत मोटर का काम होता है। और डायनेमो क्या काम करता है? डायनेमो मतलब मैकेनिकल को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 56 का जो राइट आंसर बच्चों डी हो जाएगा। अगला देखना, डायनेमो एक प्रकार का छोटा सा यंत्र है बच्चों, जो कि मैकेनिकल में यूज होता है, जो कि जनरेटर में लगा होता है। यही फ्लक्स कटिंग करता है। निम्नलिखित में से यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं है, हम बताएंगे इसमें पूरा का पूरा आपको। देखिए, हेरिटेज में शामिल नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो 57 का पहले तो ये पता होना चाहिए कौन सा राइट आंसर है बच्चों? चंपोनेर पावागढ़। हम सारे के सारे चीज़ डाल चुके हैं बच्चों, कितने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हैं, ये सारे के सारे वीडियो आ चुके हैं। आप कहाँ पे देखेंगे? इन्वायरमेंट का सेक्शन बनाया होगा हमने, है ना, वहाँ पर आप आके देख सकते हैं उसको। यह राइट आंसर इसका चंपोरन पावागढ़ है। ये कहाँ पे चंपारण पावागढ़ पाया जाएगा बच्चों? ये गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतर सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है ना? अधिकार, अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, कौन सा इसमें से अधिकार है जो कि सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? राजनीतिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण, कानूनी पुनरीक्षण, है ना? देखिए, न्यायिक पुनरीक्षण, भैया सर्वोच्च न्यायालय है तो जाहिर सी बात है वो क्या कर सकती है? सिर्फ न्यायिक पुनरीक्षण कर सकती है ना, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा भैया? 324 में सर्वोच्च न्यायालय की बात भी किया जाता है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर हमारा बी, 58 का बी, बी राइट आंसर बच्चों। अगला देखना, एनु जनजाति, एनु, एनु थोड़ा सोचना पता चल जाएगा, भारत में है कि श्रीलंका में है? भारत में है कि श्रीलंका में? थोड़ा सा दिमाग लगाना, बस थोड़ा सा हल्का सा लगाओगे पता चल जाएगा। जापान में पाया जाता है बच्चों। जापान में 4 आइसलैंड है, 4 आइलैंड है, 4 आइलैंड से मिलकर बनता है होन्सु, होकाइडो, क्यूशू, शिकोकू, ये क्रम से है, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट, विवेकानंद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? विवेकानंद स्मारक की बात करें बच्चों, तो इसमें राइट आंसर 60 का क्या हो जाएगा? तो इसको देखते बता सकते हैं, कन्याकुमारी में स्थित है। अगला देखना, वर्ष 2016 के लिए 2020 क्रिकेट का विश्व कप का आयोजन आईसीसी ने किस देश में निर्धारित किया? भाई देखो, ये पुराना करंट अफेयर है, आपको बताना है कब हुआ था, बता देना बस। इस समय आईसीसी 2020 का जो खेल का दोस्तों, कुछ भाग तो भारत में और कुछ भाग यूएई में, ऐसे क्रम से हुआ है ना, तो बताना पहले 2016 में कहाँ हुआ था, याद हो तो बता देना, है ना। बहुत कब से स्टार्ट हुआ था, चाहिए बता दो। 2020 2007 से स्टार्ट हुआ था ना, और वर्ल्ड कप की बात करें तो 1975 से स्टार्ट हुआ था। ये सारी बातें याद होना चाहिए भैया। अगर आप मैच देखते हैं, वैसे भारतीय हैं तो मैच तो देखते ही होंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत होगा बच्चों। अगला देखना, निम्नांकित में कौन अंतिम मुगल सम्राट था? भाई बता सकते हैं, अंतिम मुगल सम्राट बच्चों। अंतिम मुगल सम्राट की बात करें, बहादुर शाह दूती, यानी कि जफर के नाम से जाना जाता था, इसको रंगून भेजा गया था, मेरे पिया गए रंगून बच्चों, याद रखना। यह उत्तर मुगल काल का एक तरह से 1858 तक था। 1858 में वही जब रानी का शासन हो जाता है एक तरह से पूरा, तो ये खत्म हो जाती है इसकी कहानी। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ से? भाई अभी देख लो, ईडन गार्डन में कितना ज़्यादा बवाल चल रहा है ना? बहुत बवाल चल रहा है ना ईडन गार्डन स्टेडियम में। अभी फिलहाल में आपको पता होना चाहिए, ईडन गार्डन नहीं, दूसरा है बच्चों जो बवाल एक चल रहा है, ये बताना कहाँ पर स्थित है। 63, 63 का राइट है बच्चों, ये कोलकाता, ये कौन नहीं बता सकता भाई, कोलकाता में स्थित है ईडन गार्डन। अगला देखना, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? भैया अभी तो बताया गया, 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो यह कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां ही तो था। कब हुआ था बताना? 1976 में हुआ था। और 44वां कब हुआ था? 1978 में हुआ था। तो इस तरह से क्रम याद रखेंगे तो याद रहेगा, बस डेली आप टेस्ट में आ जाया करिए साथियों। सिंधु घाटी की सभ्यता विशिष्ट विशिष्टीकृत है, यह नगरी सब योजना है भाई, नगरी योजना है, बस राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए होगा। याद रखना, जिस प्रकार से आज अलंकृत आप देखते हैं, सेम उसी प्रकार से पिछली बार भी अलंकृत हुआ करता था। कब? सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक था? 1300 से लेकर 2500 ईसा पूर्व। यह पूरा का पूरा संरचना है, आप याद रखेंगे। हाँ, 1300 देख लेना एक बार, सही बताया है हमने ना। मेघालय के चेरापूंजी में स्थित विश्व का चौथा सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्नलिखित है, बता कौन है सबसे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात बच्चों? देखिए, साफ साफ बता दें, यह बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। मेघालय में स्थित है चेरापूंजी, मेघालय में स्थित है साथियों। मौसिन राम, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है ना, ये चीज़ बताओ। मेघालय का कैपिटल क्या है, ये भी बता देना आप। 66 का जो राइट आंसर साथियों ए होगा, नोह कैलिके प्रपात। ये अच्छा प्रश्न था भाई, शायद ही किसी को आ रहा होगा। किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी संसदीय की बैठक में भाग ले सकते हैं। भाई महान्यायवादी 76 याद रखना, ये सारी चीजें तो याद ही होगा आपको। महान्यायवादी 67 याद रखना, 5 साल का कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति इनसे चुनते हैं, है ना। 67 का ए राइट आंसर। राष्ट्रकूटों
राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्न में कौन सा है? राष्ट्रकूट भैया, राष्ट्रकूट कौन सा भैया? राष्ट्रकूट बताना, महाबलीपुरम होगा, ये खजुराहो होगा कि एलोरा? देखिए अजंता भी कहाँ पे स्थित है भैया? एलोरा कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। अजंता कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। महाबलीपुरम गुप्त कहाँ पे स्थित है? खजुराहो कहाँ पे स्थित है? ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी कि 68 का जो राइट आंसर अब साथियों क्या हो जाएगा? 68 का जो राइट आंसर बी होगा भैया, एलोरा गुफाएं होगा। एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाया गया था, है ना? पता होना चाहिए भाई ये सब। स्वदेश में विकसित उस वस्तु का नाम बताइए, उस वस्तु का नाम पृथ्वी है। क्या भैया उसका नाम पृथ्वी है? तो इसमें पूछा जा रहा है वो कौन सा वस्तु है, तो बताइए 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69 का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्रों डी, सतह से हवा में मार करने वाला। ये पृथ्वी ही तो है। स्वदेश में विकसित वस्तु का नाम बताइए। देखिए इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा तो बच्चे फंस जाएंगे, लेकिन अगर मिसाइल दिया होता तो बच्चे बता देते। ये सतह से हवा में मार करता है बच्चों, है ना? जैसे त्रिशूल है, त्रिशूल देखना फेंकने का काम होता है, तो ये भी सतह से हवा में मार करता है ना? नहीं, त्रिशूल सतह से सतह में मार करता है, त्रिशूल। ये चीज याद रख लेना। नेक्स्ट देखना, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या होता है? संसद भी होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या क्या आता है आप खुद सोचना। देखिए बच्चों संसद में, संसद के सदस्य सारे होंगे, राज्यसभा और प्लस आपके राज्यसभा लोकसभा प्लस यूनियन टेरिटरीज में केवल आपका दिल्ली होगा और पुदुचेरी होगा। सॉरी पुदुचेरी नहीं, लक्षद्वीप। दिल्ली और लक्षद्वीप, क्योंकि उसी जगह हमारा कह लीजिए बच्चों की लोकसभा सीट है ना? एक तरह से हुआ मतलब द्विसदनात्मक एक तरह से कह लीजिए। इसके बाद आपका कह लीजिए बच्चों की राज्यसभा के मतलब हर राज्य के विधानमंडल, विधानमंडल मतलब कि विधानमंडल में द्विसदनात्मक नहीं आएंगे, उसमें केवल विधानसभा आएगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। देखिए कहाँ कहाँ पे दिया है, संसद तथा विधानमंडल के राज्य, यही सही होगा शायद। 70 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? यह एक मिनट रुकना, संसद तथा राज्य विधानमंडल के चयनित सदस्य, यह सही होगा। विधानमंडल के चयनित सदस्य बोला है ना, तो यहाँ पर यह सही होगा बी, क्योंकि चयनित सदस्य का मतलब विधानसभा की बात कर रहा है, विधानमंडल की बात कर रहा है ना। विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। द्विसदनात्मक हमारे 6 राज्य ही हैं। कौन कौन से? यूपी है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। उनमें से जहाँ पे द्विसदनात्मक है वो उसको छोड़ दीजिए, मतलब सारे मैक्सिमम राज्य में सिंगल सदन है, मतलब कि एक तरह से विधान सभा है। तो हर विधानसभा से जो चयनित सदस्य होंगे, चयनित सदस्य वैसे जो विधायक होते हैं विधानसभा में ही जाते हैं और सांसद होते हैं लोकसभा में जाते हैं। तो इस तरह से याद कर लेना, यह बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? बताना। सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक भैया, तो ये तो बहुत जनरल चीज है, ये सभी लोग बता देंगे। सबसे बड़ा तो यूपी ही होगा अपना। यूपी के बाद पंजाब हरियाणा, जहाँ से मैक्सिमम किसान आते हैं। इसमें धरना वगैरह हुआ था लेकिन खत्म हो चुका है, सारी चीजें वापस ले ली गई हैं। कानून, कृषि कानून आपको पता होना चाहिए। देखिए ऐसे प्रश्न तो आप कर लेंगे। वर्णमाला में बाएं से 9वां अक्षर ठीक पहले अक्षर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर बता देते हैं, आप लोग गुणा गणित कर लेंगे। 72 का राइट आंसर ए होगा, आई हो जाएगा। लड़कों के एक कतार में सुनील बाएं से, अभी कर लेंगे आप, इसको देख सकते हैं। एक तरह से अच्छे से प्रश्न देख लिए। 73 का हम बता देते हैं, इसमें राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, 29। सुबीर के अनुसार उसके पिताजी का जन्म तिथि इतना था। हम इसको भी देख लीजिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं ऐसे, मतलब कुछ खास नहीं होते हैं, इसमें दम नहीं होता है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। 74 का जो राइट आंसर बच्चों डी हो जाएगा। देखिए ये अभी कोडिंग टू कोडिंग का है। एक प्रश्न नहीं, तीन तीन प्रश्न, चार चार प्रश्न आपकी ग्रुप डी में एनटीपीसी सेकंड सेमेस्टर सेकंड जो सीबीटी 2 होने वाला है उसमें जरूर आएगा, 100% आएगा। तो 75 का राइट आंसर बच्चों मिला लेना, ए हो जाएगा। अब देखिए इसमें 76 और 77 इसी पे आधारित है। शीत ऋतु हिम के लिए है, जैसे कि जब शीत हिम से रिलेटेड है तो बताना इसमें 76 का राइट आंसर क्या होगा? 76 का राइट आंसर ए होगा, ग्रीष्म ऋतु गर्मी के लिए है भैया। तो मानसून वर्षा हटा दो, शरद ऋतु पेड़ हटा दो, खेत घास हटा दो, ग्रीष्म ऋतु गर्मी। जब शीत ऋतु हिम से रिलेटेड है तो ग्रीष्म ऋतु गर्मी से। पक्षी, पक्षी विज्ञान पक्षियों के लिए जाना जाता है, तो इसमें बताना। पुरातत्व ज्ञान, यह सिक्के से होता है। प्राणी विज्ञान, पौधे से नहीं भाई, प्राणी विज्ञान में प्राणी ना आएगा, पौधे कहाँ से आ जाएंगे? व्युत्पत्ति विज्ञान, कीट से नहीं बच्चों, वनस्पति। वनस्पति होता तो उसमें पौधे बोलते। जैसे पुरातत्व विज्ञ, यह 77 का जो राइट आंसर हमको लग रहा है इसमें बी होना चाहिए बच्चों। बी ही सही होगा, क्योंकि यह दोनों तो उल्टा दे दिया है, यह दोनों तो हो ही नहीं सकता। इसमें पशु यहाँ पे होना चाहिए था और पौधा यहाँ पे होना चाहिए था। इसमें राइट आंसर हमारा बी होगा, यह भी गलत है। देखना इसमें, देखना इसमें बताना है। नंबर दिया इसको साफ साफ, जो एस का है वो 4 है, ए का 1 है, जी का 6 है, ई का 9 है। बस मिला लो बच्चों, देख लेना। ई का 9 है, ई का 9 है बच्चों, हाँ ठीक है। तो स्टेप का क्या हो जाएगा? मिला लेना। स्टेप में एस का क्या है? 4 है, तो 4 पहले है। इसके बाद लास्ट में देख लेना पी है, तो पी में पी का लास्ट 7 है। किसमें किसमें? 4 पहले है और लास्ट में 7 भाई 3 में है। तो बताना ये इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके बाद टी, टी की वैल्यू क्या है? 8 है। तो 4 के बाद 8 किसमें है भाई? 4 के बाद 8 इसमें है, तो इसका राइट आंसर ए होगा बच्चों। इस तरह से प्रश्न लगाते हैं, बहुत आसान होता है भाई। आप लोग पक्का सिलेक्शन ले लोगे, जो भरे होंगे पक्का 100% बता रहे हैं। थोड़ी सी बस जागरूकता की जरूरत है। डेली टेस्ट दीजिए आराम से। अगर आपका 70 प्लस नंबर आ रहा है, 80 प्लस जा रहा है,
तो आराम से आपका सिलेक्शन होगा। चलिए, बहुत बड़ा यह नहीं कि नहीं होगा, होगा नहीं, आराम से होगा। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, बताइए किस नदी से होता है? सन बैराज, गंडक परियोजना, कोसी परियोजना, बिहार और क्या पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। कोसी कहाँ पे बहता है भाई? कोसी इधर तो आएगा नहीं। दामोदर वैली परियोजना हो सकता है। 80 का राइट आंसर ए होगा, बताना। 80 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। गंडक परियोजना होगा बच्चों, दामोदर भी नहीं होगा, गंडक होगा। गंडक देखना कि बिहार और इधर से बिहार हो गया और कह लीजिए बच्चों बिहार होते हुए यूपी होते हुए ना, इस तरह से लाके गंगा में मिल जाती है, तो गंडक इसका राइट आंसर होगा। 1 से 40 तक 2 या 3 से विभाज्य संख्या कितनी है? तो 1 से 40 तक 2 और 3 से विभाज्य होने वाली संख्या वही होंगी जो 6 से विभाज्य होंगी। 2 या 3 से, अच्छा दोनों में से, दोनों से विभाज्य होना चाहिए अलग-अलग। 2 से विभाज्य करने वाला संख्या कितना होगा भैया? 40 बटे 2 कर लो, 20 हो जाएगा। 3 से विभाज्य करने वाली 40 बटे 3 कर लो। 3 कितना होगा? 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया, बचा कितना? 1 बचा 3 त्रिका 9। 40 में 20 और 13 जोड़िए, 20 और 13 कितना होगा? ये कितना हो जा रहा है? 20, 10, 30, 3, 33 और 33 1 से 40 तक, 40 तक की बात हो रहा है ना? तो इसके लिए भी विभाज्य संख्या कितनी होगी? अच्छा, विभाज्य संख्या कितनी होगी? तो 81 का जो राइट आंसर है बच्चों इसमें देखना 27 है, 3 दूना 6। इसको कर सकते हो आप आराम से। इसमें राइट आंसर इसका 43, 3, 3, 6 बच्चों। इसका राइट आंसर भी होगा बच्चों। आराम से आप कर सकते हैं इसे भी। रूट 2 कौन सी संख्या है? रूट 2 कौन सी संख्या? भैया अपरिमेय है कि परिमेय है? जाहिर सी बात है अपरिमेय है। धन पूर्णांक नहीं, पूर्णांक नहीं, ये अपरिमेय संख्या बच्चों। रूट 2 इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 1.44 या 414 इस तरह का चला जाएगा, है ना? तो राइट आंसर डी होगा। किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है, बताना। किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है, इसका राइट आंसर 83 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोनों संख्याओं के योगफल के, भाई दोनों क्रमागत संख्याएं हैं तो उनके बीच का जो अंतर होगा दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर होगा। कोई दो क्रमागत संख्या आप लेके देख सकते हैं, पूर्णांक के वर्गों के बीच का अंतर जो बराबर होता है उनके दोनों के योगफल के, यानी 83 का जो राइट आंसर होगा बच्चों क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। 83 का जो राइट आंसर ए होगा। इस तरह से आप लगा सकते हैं इसको। एक मिनट देख लेना हमें सही है कि नहीं बच्चों। वर्गों का योग पूछा है ना, तो 2 का स्क्वायर जैसे आप ले सकते हैं नंबर। जैसे हम बोलेंगे 2 का स्क्वायर 2 और 3 ले लो। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो इसका अंतर लिए 5 आ गया। 3 और 2 5 हो गया। इस तरह से आप देख लिए ना नंबर। इसी तरह से नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला देखना 1/5 और 2/5 के बीच कौन सी परिमेय संख्या? भैया इसको तो आप आराम से कर सकते हैं, कुछ नहीं करना इसमें, आराम से अगर आप चाहते हैं तो देखिए सबके नीचे 1000 है। जब सबके नीचे 1000 है तो आप 1000 से यहाँ भी गुणा करा लो, 1000 से यहाँ भी गुणा करा लो। ऊपर क्या होगा? 1000/5 होगा और नीचे होगा 2000। सॉरी, ये इस 1000 से गुणा कराने के लिए बोला गया ना, तो 1000/5000 नीचे हो गया और ऊपर हो जाएगा 2000/5000, 2000/5000। तो बताना है इसमें संख्याओं का युग्म होता है, बीच कौन सी परिमेय संख्या है? तो आराम से बता सकते हैं, जिसमें कम आएगा है ना वही होगा, इन दोनों के बीच में आना चाहिए। बहुत आसान प्रश्न होते हैं ऐसे। इसका राइट आंसर बता देते हैं हम आपको। 84 का जो राइट आंसर होगा बच्चों इसमें हो जाएगा आपका 0.2 किस में आ रहा है देखना। 0.1 उसमें है देखना, इसमें 5 है। इसी को अगर आप काट कर चेक करना चाहते हैं तो 5 दूनी 10, 0.2 के समथिंग आएगा। पूरा का पूरा कट जाएगा, या 5 चौके 20, 2.4 के बीच आएगा। अब देखना 0.4 और 0.2 के बीच कौन कौन से आ रहे हैं प्रश्न, देखना। तो यही दोनों हमको लग रहा है ए इसका राइट आंसर होगा। देखना इसके बाद तो नहीं है, अगर इसमें जाएंगे तो ये 5 वाला है तो ज़्यादा चला गया 0.4 से, और ये 0.1 है तो ये तो कम में हो गया, और इसमें देखिए 5 आ गया तो ये भी ज़्यादा हो गया, मतलब राइट आंसर हमारा ए होगा। इस तरह से आराम से आप पकड़ सकते हैं। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल, भैया आराम से आप कर सकते हैं। देखना भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है बता देते हैं। सिर्फ भाजक और भागफल, भागफल इधर आता है, शेषफल नीचे होता है, और भाज्य, भाज्य जो होता है बीच में होता है। भाज्य बीच में, भाजक इधर होता है, और भागफल इधर आता है, शेषफल इधर आता है। बस रख कर लेना इसे बच्चों। तो 85 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? 85 का राइट आंसर बच्चों ए हो जाएगा। देखिए इसमें दिया है कि इसमें जो है इसका सोल्यूशन करिए, तो आराम से कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर लेना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यह प्रश्न आराम से कर सकते हैं। कोटि क्या है भैया इसकी? करड़ी जो दिया गया है 3 कोटि की होगी, है ना। 87 का जो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? सी होगा, सी होगा। चलिए अगला देख लेना। ए एक्स बराबर बी है, बी वाई बराबर सी है, और सी जेड बराबर ए है, तो एक्स वाई जेड का मान बताइए। तो 88 का जो राइट आंसर बच्चों बी होगा, एक होगा इसका राइट आंसर। देख लेना, कर लेंगे तो आराम से आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है, गुणनफल 144 है, तो संख्या का अंतर क्या होगा बच्चों? देख लेना, इसमें साफ साफ बोल रहा है कि दो संख्याओं के जो योग हैं, धनात्मक संख्याओं का योग है 25 है। दो मान लेते हैं एक्स प्लस वाई है बराबर 25 दिया है, और दोनों का गुणनफल यानी एक्स वाई बराबर 144 दिया है। तो बताना ऐसी कौन सी संख्या है जिनको हम गुणा कर लें तो 144 आ जाए और जोड़ लें तो 25 आ जाए, बताना। देखिए अगर हम बताएं इसमें बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें तो संख्या के बीच का अंतर पूछ रहा है, और संख्या के बीच का अंतर पूछ बताना है हमें, तो आप आराम से एक्स माइनस वाई स्क्वायर वाला फार्मूला लगा सकते हैं, अन्यथा दो वैल्यू मांग के भी कर सकते हैं। मानिए दो वैल्यू मानिए, 15 को लाने के लिए देखिएगा 10 और 5, 10 × 50, ये नहीं होगा बच्चों। 6 6 6 12, 8 6 कितना होगा?
8 6 देख लेना, 8 6 कितना होगा, या फिर 12 और 12, 12 12 44, 12 12 24 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 25 लाना है, नहीं 12 से एक कम करिए, 11 और 13 देखिए, 11 और 13 का मल्टीप्लाई करिए कितना होगा, 11 और 13, 11 3 33 बच्चों, नहीं यहाँ पे 44 आएगा। तो इस तरह से आप देखिएगा, थोड़ा सा बन जाएगा तो आराम से इसे कर सकते हैं। 89 का जो राइट आंसर होगा बच्चों सी होगा। इसमें जो संख्या बनेगा हमारा जो संख्या बनेगा बच्चों, इसमें इसमें एक संख्या बनेगा, बता देते हैं हम संख्या क्या क्या बनेगा, आप आराम से देख सकते हैं इसे। एक्स माइनस वाई यानी कि 7, इसमें एक्स माइनस वाई यानी कि 7, वाई भी कट गया, 2x और 15 25 और 7 कितना होगा, 25 7 35, 35 1 36, इस तरह आएगा। तो संख्या हमारा क्योंकि अंतर तो 7 आने वाला है, अंतर तो 7 आने वाला है बच्चों, इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं। अभी एक्स प्लस वाई बराबर 25 है तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स प्लस एक्स इंटू वाई दिया है तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करके कर सकते हैं। इसको देखना 90, यदि कोई संख्या अपने का 3/4 से 5 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी भाई, अपने का 3/4 से 5 अधिक है, अपने का 3/4 से 5 अधिक है, 5 अधिक है, अपने का 3/4 से 5 अधिक है कोई संख्या, इस तरह से बोल रहा है, तो बताना वह संख्या क्या है। तो 3x/4 है, इधर लेकर आना है तो एक्स माइनस यानी 4x माइनस 3x/4 कर लेना, तो 4x में से 3x जाएगा तो x/4 बचेगा, x/4 बराबर 5, तो 5 चौके 20 यानी x बराबर 20 भैया, राइट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। बताना क्या है इसमें, क्या है, कुछ नहीं, दम नहीं है, आराम से कर सकते हैं आप। अगला देखना, यदि 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 10 सेकंड में पार करती है बच्चों, इसको अभी आराम से कर सकते हो, कोई भी घबराने वाली बात नहीं, आराम से करोगे। इसमें जो रेलगाड़ी का होगा दूरी और जो आपका जो लंबाई लंबाई होगा वही हमारा डिस्टेंस होगा, ठीक इस तरह से करना है। दो चाल दिए हैं, दोनों के अंतर ले लेंगे, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो अंतर, अगर दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो दोनों का एडिशन, यही होता है बच्चों, है ना। दोनों एक तरफ क्या, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो एडिशन होता है, और दूर जा रहे हैं तब माइनस हो जाता है। इस तरह से इसका राइट आंसर क्या होने वाला है 91 का 1 मिनट 40 सेकंड। इसको देखना, 7 3 10 2 12, 7 3 10 2 12, 12 हो गया, प्लस 1/3 1/5 1/7 का एलसीएम ले लेंगे, 7 5 35 7 21, 21 गुणे 5 कर लेना, 21 गुणे 5, 5 1 5 5 2 10, 105 आ गया बच्चों। यानी कि जो हमारा होगा 5 7 35 प्लस कर लेना, 5 7 35 और 5 3 15, 5 7 35 और 5 3 15 इधर चला गया और 7 1 21 प्लस कर लो, यानी 5 5 1 6, 6 5 11 को एक हाथ में 1 और 21 है 2 1 3 2 5 और 2 5 2 7, 71, 71 यानी कितना आया था 12 71 बटे के 71 होल बच्चों, यानी कि राइट आंसर हमारा बी होगा बच्चों, 71 बटे 105, बी बी लगा देना, 92 का बी लगा देना, 100% सही है। अगला चलते हैं, 62,000 देख लेना कितना जीरो है भाई, वर्गमूल के अंकों की संख्या होगी, वर्गमूल के अंकों की संख्या होगी बच्चों, तो 625 आपको पता है 25 का वर्गमूल है, इसमें 4 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा लेना, 4 होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, इसमें देख लेना, इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, आ जाएगा। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, 7 9 63, और इसमें देखना 7 कहीं यहाँ मिल रहा है 7, तो एक 7 बाहर आ गया, यहाँ पे 7 9 63 है, 9 5 45 है तो 9 आ गया बाहर, है ना। यहाँ पे 5 है, 5 यहाँ पे 5 3 15 तो एक 5 बाहर आ गया, यहाँ पे 3 दूना 6 है तो 3 आ गया, और एक 2 है यहाँ पे 2 आ गया बच्चों, गुणा कर लेना, 2 5 10, लास्ट में जीरो किस में आ रहा है, यही है राइट आंसर बच्चों, सी। ये 94 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ये देख लेना, इसको कर लेना, आराम से हो जाएगा, 3% है 6% है, 95 का जो राइट आंसर बच्चों 3/6 कर लेना, राइट आंसर 1/2 आ जाएगा बस। अगला देखना, अगला देखना, इसमें क्या बोल रहा है, 96 हो गया, 96 का देखना, 96 में क्या कर रहा है, एक्स एक्स गुणे 15/100 कर लेना, बराबर कितना आ जाएगा, काट लेना, एक्स गुणे 10/100 प्लस 10 हो जाएगा बच्चों, इसमें बोला 10 अधिक है ना, तो एक्स गुणे 15/100 कर लेना, बराबर में एक्स गुणे 10/100 प्लस 10 कर लेना, राइट आंसर आपको बता देना कितना आएगा, सी होगा राइट आंसर इसका, 50 200, काटोगे तो बच्चों 200 आ जाएगा इसका। 97 का देख लेना, ये भी आसान है बच्चों, 500 रुपये में बेचने पर 8% का हानि होती है तो 100% का 10% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य बताइए। कोई सामान 500 का है तो इसमें बस यही करना है, 500 का बेच रहे हैं आप तो 8% की हानि हो रही है, 8% की हानि हो रही है, मतलब कि 92 गुणे कर लेना 110, बस 500 गुणे 110 बटे 92 कर लेना बच्चों, इसमें राइट आंसर आपका 97 का बता देते हैं कितना आएगा, वो डी आएगा, 597.83। इसमें बताना 90 आसान है, वही स्ट्रीम और बच्चों u प्लस भी बराबर हम टोटल वे कर लेते हैं, और u माइनस भी मतलब कि अप अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ये आपको पता होना चाहिए, आराम से आप इसको कर सकते हैं। अगला देखना, लास्ट लास्ट लास्ट, अच्छा 2 प्रश्न भी बचे हैं ना, 91 देखना बच्चों, 99 99 99, 500 रुपये है 2 वर्षों के लिए दिया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज में इस धन पे आप निकाल सकते हैं, 99 का जो प्रश्न आएगा बच्चों इसका राइट आंसर बी होगा, 41.4 और 2 पाइपों वाला, मतलब इसमें आप 3 चीज मानेंगे बच्चों, ए मानेंगे, बी मानेंगे, सी मानेंगे, ए 15, बी 12 और सी 20, इसका एलसीएम ले लेंगे, 60 आ जाएगा बच्चों, 15 चौके 60, 12 पच्चे 60 और 20 3 60, जो 3 है जो तीसरा है वो निकाल रहा है, 5 4 9, 5 4 9 माइनस 3 करेंगे 6, यानी कि 60/6 कर लेना बच्चों, इसका राइट आंसर 10 घंटा राइट आंसर है, 10 समय का क्या होगा भैया, बी होगा। बताना कितना मजा आया, आनंद आया ना, 1 घंटे के अंदर हमने सिमटा दिया, या तो हम इस तरह करा दिया आपको, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डेली
आप इतना व्यूज लाइए बच्चों कि हम डेली इस प्रश्न को, इस सॉल्यूशन को करा सकें। बच्चों हम डेली एक टेस्ट लाया करेंगे महीने में। अगर आप महीने भर पूरा लगातार आप कर लिए, 30-35 टेस्ट कर लिए बच्चों, तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला। ऐसे ही सारे प्रश्न आएंगे।